नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक ब्लॉकबस्टर मूवी शोले की स्टार कास्ट, उसकी स्टोरी, उसके बनने का इतिहास और उसमें बाद में पाई गई कुछ ऐसी खामियां जो डायरेक्टर की आंख से तो निकल गई लेकिन दर्शकों ने उसको पकड़ लिया। तो आइए शुरू करते हैं शोले का सफर। शोले पिक्चर का निर्माण शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1973 को और ये रिलीज हुई थी 15 अगस्त 1975 को। दोस्तों, शोले ऐसी पिक्चर है जो राइटर जोड़ी सलीम जावेद के दिमाग की उपज थी। उनके पास एक रफ स्केच पड़ा था इस पिक्चर का, जिसको उन्होंने सबसे पहले प्रकाश मेहरा को दिखाया। प्रकाश मेहरा उस तरह की पिक्चर बनाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने इसको मना कर दिया। अगली बार उन्होंने ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो दिखाया मनमोहन देसाई जी को, लेकिन मनमोहन देसाई उस वक्त एक लाइट कॉमेडी मूवी बनाना चाह रहे थे, तो उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद सलीम जावेद ने इस स्टोरी को रफ कास्ट में दिखाया इस पिक्चर के एक्चुअल निर्देशक रमेश सिप्पी जी को। रमेश सिप्पी जी को ये कहानी अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि इसको पूरी तरह से स्क्रिप्ट को डेवलप करो, इसके डायलॉग्स लिखो, इसके कैरेक्टर क्रिएट करो, तब हम इसके ऊपर पिक्चर बनाने की बात करेंगे। बात ये थी कि सलीम जावेद को एक तरह से हरी झंडी मिल गई थी इस पिक्चर को बनाने के लिए और कुछ दिनों के बाद सलीम जावेद ने इसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार करी, इसके पूरे डायलॉग्स लिखे और स्टार कास्ट क्या क्या होगी, इसमें कौन कौन सा किरदार कहां कहां पे कैसे कैसे फिट होगा, उस सब का प्लॉट बनाकर वो रमेश सिप्पी के पास दोबारा गए और रमेश सिप्पी ने इसके ऊपर पिक्चर बनाने के लिए हाँ कर दी। इस पिक्चर को प्रोड्यूस किया था उनके पिता जीपी सिप्पी जी ने, गीत लिखे थे आनंद बख्शी जी ने और इस पिक्चर का म्यूजिक दिया था आर.डी. बर्मन ने। दोस्तों, शोले का जो पूरा बजट था वो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का था, लेकिन क्योंकि जीपी सिप्पी और रमेश सिप्पी इसको एक बड़े ही वैभव के साथ बनाना चाहते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उस वक्त अमूमन जो फिल्में 35 mm की रील पे बनती थी, उन्होंने इस पिक्चर को 70 mm पे बनाने का डिसाइड किया, जिसके लिए कुछ टेक्नीशियंस अब्रॉड से भी मंगाए गए, क्योंकि हिंदुस्तान में उस वक्त 70 mm पे पूरी फिल्म फिल्माने की टेक्निकल फैसिलिटी और टेक्निकल नॉ हाउ अवेलेबल नहीं था। और धीरे धीरे इस परफेक्शन को करते करते ये पिक्चर बढ़ते बढ़ते लंबी होती चली गई और लास्ट में जाकर ये पिक्चर जो खत्म हुई वो 3 करोड़ के बजट के ऊपर खत्म हुई और इसका जो टाइम लाइन था वो भी थोड़ा बढ़ गया, जिसके कारण से इसके कुछ सीन्स काटने पड़े और इसमें एक कवाली भी थी जो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के ऊपर फिल्माई गई थी, लेकिन पिक्चर की लेंथ को देखते हुए इस कवाली को काट दिया गया। ये एक ऐसी पिक्चर है दोस्तों जिसकी पहली बार ऑडियो कैसेट में प्रॉपर डायलॉग्स पूरी की पूरी फिल्म रिकॉर्ड करके मार्केट में कैसेट्स रिलीज किए गए थे, क्योंकि लोग इसकी पिक्चर के डायलॉग को बार बार सुनना पसंद करते थे। इसीलिए इस पिक्चर के डायलॉग्स की कैसेट्स भी मार्केट में आई और उन्हीं डायलॉग्स की कैसेट्स में आप जब सुनेंगे तो आपको वो वाली कवाली भी सुनने को मिल जाएगी जो कि पिक्चर के अंदर नहीं है। उसके अलावा ये पिक्चर ऐसी पहली भारतीय पिक्चर बनी जिसने 5 साल लगातार मुंबई के मिनर्वा थिएटर में लगातार चलने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो बहुत सालों के बाद जाके शाहरुख खान की पिक्चर DDLJ ने तोड़ा, जो 20 साल लगातार मराठा मंदिर में बॉम्बे में चली। आइए अब चलते हैं इस पिक्चर की पूरी स्टार कास्ट के बारे में, इसके डायलॉग्स डिलीवरी के बारे में और ये पिक्चर कैसे कैसे डेवलप हुई और कहां पे जाकर शूट हुई। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस पिक्चर की स्टार कास्ट के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है, इस पिक्चर के मुख्य स्टार कास्ट थी संजीव कुमार, अमजद खान, जलाल आगा, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से ये जो एक्टर थे, इनमें से कोई भी ये वाले रोल एक्चुअल में पहले प्ले करने वाले नहीं थे। अगर हम बात करें सबसे पहले संजीव कुमार जी की, संजीव कुमार जी को गब्बर वाला रोल बहुत पसंद था, वो गब्बर का रोल करना चाहते थे। रमेश सिप्पी जी की ठाकुर के रोल के लिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो प्राण और दिलीप कुमार थे, लेकिन उन दोनों ने किसी निजी कारणों से इसको करने से मना कर दिया। जो धर्मेंद्र थे वो ठाकुर वाला रोल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन जब उनको ये पता चला कि अगर ठाकुर का रोल धर्मेंद्र करेंगे तो संजीव कुमार जी को धर्मेंद्र वाला रोल मिल जाएगा और उनके ऑपोजिट में जो हीरोइन है वो हेमा मालिनी होगी, तो इन सब चीजों को देखते हुए धर्मेंद्र ने वीरू का कैरेक्टर करने के लिए रजामंदी दे दी। सिप्पी साहब की जय के रोल के लिए, जिसके लिए अमिताभ बच्चन बाद में कास्ट हुए, पहली पसंद जो थे वो शत्रुघ्न सिन्हा थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने भी किसी कारणों से इस पिक्चर को करने से मना कर दिया, जो उनको बहुत साल बाद में मलाल होता रहा। अमिताभ बच्चन की जो इस पिक्चर में एंट्री थी वो भी जावेद अख्तर के कहने पे की गई थी। हालांकि रमेश सिप्पी शुरू में अमिताभ बच्चन को लेने के हक में नहीं थे, क्योंकि इससे पहले अमिताभ बच्चन की बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी और अभी तक एक ही फिल्म जंजीर फ्लोर के ऊपर थी,
जिसके चलने या ना चलने की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता था। लेकिन जब अमिताभ बच्चन की इस पिक्चर में फाइनली एंट्री हो गई तो उनका भी जो दिल था वो जो गब्बर सिंह वाला कैरेक्टर था उसको करने का था। लेकिन अमिताभ बच्चन की इस रिक्वेस्ट को सिप्पी साहब ने मना कर दिया और बाद में धर्मेंद्र के बहुत ज्यादा कहने के बाद फाइनली अमिताभ बच्चन का इस पिक्चर में जय के रोल में एंट्री हुआ। अब बात आती है इस पिक्चर के लिए जो गब्बर का रोल था उसके लिए सबसे पहली जो प्रेफरेंस थे वो थे डैनी डेंजोपा। लेकिन डैनी डेंजोपा उस वक्त पैरेलल में धर्मात्मा की भी शूटिंग कर रहे थे। शुरू में कुछ सीन शूट भी हो गए थे लेकिन डेट्स की क्लैश के कारण अंत में जाकर डैनी को भी ये पिक्चर छोड़नी पड़ी और दोबारा से जावेद अख्तर की रेकमेंडेशन पे ही उन्होंने अमजद खान के कुछ स्टेज शो देखे थे। उसको देखते हुए उन्होंने अमजद खान को रमेश सिप्पी जी के पास रेकमेंड किया और बाद में ये वाली जो स्टार कास्ट है फाइनल हुई। तो संजीव कुमार जी बने ठाकुर, जय और वीरू के रोल में आए धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन और गब्बर जो इस पिक्चर का मेन कैरेक्टर था वो गया अमजद खान जी की झोली में। और ये एक ऐसा कैरेक्टर था जिन्होंने उन्हें फिल्मी जगत में एक इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने में बहुत ज्यादा ही रोल प्ले किया। अब इस पिक्चर की अगर हम बाकी स्टार कास्ट की बात करें तो उसमें ए.के. हंगल, जगदीप, जलाल आगा और हेलन जिन्होंने सपोर्टिंग रोल किए हैं लेकिन वो रोल भी अपने आप में एक दमदार रोल रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा, सचिन ने जो कैरेक्टर इस पिक्चर में प्ले किया था उसके लिए उनको कोई भी मेहनताना नहीं दिया गया था। लेकिन पिक्चर चलने के बाद जब पिक्चर सक्सेसफुल हो गई तो सचिन के रोल की तवज्जो देते हुए रमेश सिप्पी जी ने बाद में उनको गिफ्ट के तौर पे एक रेफ्रिजरेटर गिफ्ट किया था। तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है पूरी शोले मूवी की। दोस्तों अब हम अगर बात करें कि इस पिक्चर में दो कैरेक्टर ऐसे थे जिनका नाम सुनने में बड़ा अजीब लगता है। एक तो असरानी वाला कैरेक्टर जो कि जेलर का कैरेक्टर है, लेकिन एक्चुअल में कहीं ना कहीं रमेश सिप्पी जी के दिमाग में इस कैरेक्टर को घड़ने के पीछे चार्ली चैपलिन की जो अदाकारी थी वो उनके दिमाग में थी। इसीलिए असरानी को उस पिक्चर में उस तरह की मूछें दी गई और एक जेलर का कैरेक्टर होते हुए उसको कॉमेडी कैरेक्टर बनाया गया। और दूसरा कैरेक्टर जो अमजद खान के रोल को गब्बर नाम मिला। गब्बर दोस्तों उस वक्त चंबल के एरिया में एक मशहूर डाकू था जो इस बात के लिए मशहूर था कि वो जो पुलिस वाले हैं उनको बड़ी बर्बरता से मारता था। और इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए जो इसमें डाकू का कैरेक्टर था उसका नाम गब्बर रखा गया। इसमें एक सबसे बड़ा हमने चेंज और देखा, इससे पहले तक जितनी भी डाकुओं के ऊपर बनी हुई पिक्चरें आई थी वहां पे डाकू को एक बड़ा सा काला तिलक लगाकर उसको धोती कुर्ता और पगड़ी पहनाकर काली माँ की पूजा करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन इस पिक्चर में अमजद खान को एक फौजी की पुरानी वर्दी में दिखाया गया और उसको प्रॉपर सूटेड बूटेड करके बड़ी हुई दाढ़ी और एक्चुअल में दिखाया गया जैसे बिहार के डाकू होते हैं। और अमजद खान ने भी इस रोल में जान डालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस पिक्चर की लोकेशन। ये पिक्चर फिल्माई गई थी बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स में, लगभग बेंगलोर सिटी से 50 किलोमीटर दूर, जो कि एक वीरान सुनसान एरिया था जहां पे सिर्फ जंगल, पेड़ और बड़े बड़े पत्थर थे। यहाँ तक कि इस पिक्चर में आपने जो गांव देखा है वो पूरा का पूरा एक सेट क्रिएट किया गया था। उस जगह पर कुछ भी नहीं होता था। सेट तक पहुंचने के लिए जो आप सड़क देखते हैं जिसपे वीरू और जय का मोटरसाइकिल वाला गाना आप देखते हैं, वो सड़क भी वहां पर नहीं थी। वो सारी की सारी सड़क भी मेकर्स ने मेन हाईवे से लेके उस गांव तक पहुंचने के लिए अपने खर्चे पे बनाई थी ताकि आर्टिस्ट को आने जाने के लिए और उनको सामान ले जाने के लिए कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो सके। शहर से दूर होने के कारण और लॉन्ग शूट्स होने के कारण कई बार तो इस तरह के हालात भी होते थे कि जो पूरी की पूरी स्टार कास्ट थी वो उसी पिक्चर के लिए बने हुए जो गाँव में जो घर थे उन्हीं में सो जाया करती थी। धर्मेंद्र ने अपने इंटरव्यू में बहुत बार बताया है कि उस वक्त हम इतने थक जाते थे कि कई बार तो मैं सेट पे जो जगह मिलती थी वहीं पे सो जाया करता था। तो इस तरह से दोस्तों इसका जो पिक्चर थी ये पूरा का पूरा सेट लगाया गया था और पूरा का पूरा गांव बसाया गया था। सिर्फ एक जेल की शूटिंग ऐसी है जिसके लिए बॉम्बे में जाके उसकी जेल के प्रॉपर स्टूडियो में जाके उसकी शूटिंग हुई थी। अब हम बात करते हैं इस पिक्चर के गानों के बारे में। हाँ, एक चीज और मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। इसमें एक गाना है कोई हसीना जब रूठ जाती है, उसमें एक छोटी सी लाइन आती है, स्टेशन से जब गाड़ी छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। इस सीन को फिल्माने के लिए एक्चुअल में पीछे रेलगाड़ी को रेल पटरी से गुजरना था और जहां पर यह शूट लगाया गया था वहां पे सिर्फ एक ही ट्रेन चलती थी जो सुबह 7 बजे चलती थी। उसके बाद वहां पे कोई ट्रेन नहीं होती थी। तो सिप्पी साहब ने उस पिक्चर को पिक्चराने के लिए सुबह 7 बजे का सेट लगाया और इस शूट को वहां पे शूट किया गया ताकि टाइमली वो ट्रेन का शूट भी वहां से हो जाए।
एक चीज और बताना चाहूंगा, सारे कैरेक्टर्स को रियल दिखाने के लिए सिप्पी साहब ने एक्चुअल में जैसा मौसम जैसा माहौल चाहिए था वैसे टाइम पे ही इसको शूट किया। अगर आपको गब्बर सिंह के अड्डे पे बसंती के डांस वाला वो गाना याद होगा, जब तक है जान तब तक मैं नाचूंगी, वो गाना भरी दोपहरी में दिखाया जाता है और एक्चुअल में दोस्तों ये वाला गाना मई महीने में तड़पती हुई कड़कती हुई धूप के अंदर ही टिकाया गया। हालांकि हेमा जी ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया था कि हमने सिप्पी साहब से रिक्वेस्ट करी कि ये वाला गाना हम सर्दियों में थोड़ा फिल्मा लेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक्चुअल में तुम्हारे चेहरे पे वो पसीना और वो शिकन और वो थकावट देखना चाहता हूँ कि अगर इस धूप में अगर हीरोइन नाचेगी तो उसके चेहरे पे कैसी शिकन आएगी। तो हेमा मालिनी के पास कोई चारा नहीं बचा और उनको ये शूट भरी गर्मी में मई के महीने में ही शूट करना पड़ा। दोस्तों अगर हम बात करें इस पिक्चर के मेन गाने को, जो आज तक एक बेस्ट डांस नंबर या बेस्ट एक आइटम सॉन्ग माना जाता है, और वो था इस पिक्चर का गाना महबूबा महबूबा। ये गाना एक्चुअल में आशा भोसले जी गाने वाली थी, लेकिन जब वो इस गाने की रिदम को प्रॉपर से पकड़ नहीं पा रही थी, जिस तरह से ये गाना आर.डी. बर्मन उसे गवाना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी आवाज में एक अंदाज में ये गाना उसको गा के सुनाया। तो आशा जी बोली, बर्मन साहब ये गाना अगर आप ही गाएं तो आपसे अच्छा कोई नहीं गा सकता और इस गाने के साथ आप ही जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला महबूबा महबूबा गाना जो है वो आर.डी. बर्मन साहब ने खुद गाया और इसको फिल्माने के लिए फिर जलाल आगा को बुलाया गया। यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जितने भी जलाल आगा के मूव्स हैं वो सारे के सारे घुटनों के बल पे हैं और घुटनों के बल पे डांस करते हुए उनकी घुटने तक छिल गए थे। तो डांस डायरेक्टर ने उनको नी कैप डालने की सलाह दी थी ताकि उनके घुटने और डैमेज ना हो पाए, और हेलन जी ने तो उसमें बाकमाल डांस किया, ये तो हम सब जानते ही हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इस पिक्चर का जो प्रसिद्धि का लेवल या एक्टर्स का जो ग्राफ था वो इतना ऊंचा हो गया था कि अमजद खान जिन्होंने इस पिक्चर में एक क्रूअल डाकू का रोल निभाया था, उस डाकू का रोल निभाने के बावजूद भी उनको बाद में ब्रिटानिया कंपनी ने अपने ग्लूकोज जी के बिस्किट्स की एडवर्टीजमेंट के लिए हायर किया था। ये पहली बार इतिहास में हुआ था कि एक नेगेटिव कैरेक्टर को किसी भी कंपनी ने अपनी कैंपेन के लिए हायर किया था। तो दोस्तों इन सब चीजों को मिलाकर बनी थी शोले मूवी, जिसके एक एक डायलॉग, एक एक गाना, एक एक सीन लोगों को आज तक याद है। अब हम बात करेंगे आपके साथ शाहकार मूवी होने के बावजूद भी, जो अपने आप में एक इतिहास कही जाती है, फिर भी कहीं ना कहीं डायरेक्टर से बड़े फिल्मकार से भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो हमने कुछ छोटी छोटी गलतियां पकड़ी हैं। हमारा कहीं पे भी ये मकसद इस पिक्चर को डिफेम करने का नहीं है, लेकिन एक दर्शक होने के नाते हम एक छोटी छोटी गलतियां आपको पकड़ के दिखाएंगे। जब आप दोबारा इस पिक्चर को देखोगे शायद आपको भी लगेगा कि हमने गलतियां सही पकड़ी। दोस्तों सबसे पहली गलती, जब ठाकुर साहब अपने गांव आते हैं तो वो ट्रेन से उतरते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि उस ट्रेन में से सिर्फ ठाकुर साहब ही उतरते हैं, कोई और पैसेंजर ना तो उतरता है ना चढ़ता है। और दूसरी ऊपर से मजे की बात कि उनको रिसीव करने के लिए पूरे स्टेशन पे सिर्फ रामलाल उनका नौकर ही आया है। उस स्टेशन पे ना तो कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, कोई भी पैसेंजर वहां पे नहीं है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आए और सिर्फ एक यात्री उतरे और दूसरा उनको लेने वाला ही हो, पूरे के पूरा स्टेशन खाली हो? ऐसा नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ी गलती है। एक जगह हम देखते हैं कि जब ट्रेन को डाकू घेर लेते हैं और संजीव कुमार जी ठाकुर बने हुए डाकुओं का पीछा करते हुए ट्रेन के बैक साइड में जाते हैं, वो अकेले गोली चला रहे हैं, उनके पीछे 5-6 डाकू पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उनके ऊपर कोई भी हमला नहीं करता। ये भी एक चौंकाने वाली बात है। आगे अगर हम चलें तो एक गलती और मिलती है कि उस पिक्चर में धर्मेंद्र जी का जो सबसे पॉपुलर सीन है वो टंकी के ऊपर जाके बसंती की मौसी को शादी के लिए मनाना, और वो जो सारी नौटंकी उन्होंने वहां पे की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब उस गांव में बिजली ही नहीं थी तो उस टंकी में पानी कैसे भरा जाता था? ये तो हम सब जानते हैं कि पानी भरने के लिए मोटर चाहिए होती है और मोटर चाहिए चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो जब उस गांव में बिजली ही नहीं थी तो उस टंकी का उस पिक्चर में क्या काम? अगली चीज, हम ये जानते हैं कि इस पिक्चर में कहीं पे भी किसी घर में लाइट नहीं थी, लेकिन जब अब्दुल चाचा के बेटे की मौत होती है तो उनको लाउड स्पीकर पे पीछे अजान सुनाई देती है। दोस्तों जब लाइट नहीं है तो लाउड स्पीकर कैसे चल रहा है? ये भी एक छोटी सी गलती है जो डायरेक्टर साहब की नजर से कहीं ना कहीं बच गई। अब हम बात करेंगे दोस्ती के ऊपर फिल्माया हुआ धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जी का वो फेमस गाना। उसमें एक जगह आप देखेंगे जब वो मोटरसाइकिल थोड़ा सा टिल्ट होती है
तो उसके सामने से एक या दो लोग जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अगले ही सीन में जब उसको दोबारा जोड़ के नीचे किया जाता है तो बहुत सारे लोग उसके आगे से भागते हुए नजर आते हैं। दोस्तों ऐसे कैसे होगा, दो लोग इतने सारे लोग किस तरह से बन गए, ये भी एक गलती। जब वीरू और जय जेल से छूट के सूरमा भोपाली से अपने दिए हुए पैसे वापस लेने आते हैं, जो कि उन्होंने पहले सीन में बोलते हैं कि हमने तुमसे अपने 1000 रुपए लेने हैं, लेकिन सूरमा भोपाली उनको कहते हैं भैया देख लो 200-200 के पूरे 10 नोट हैं, 10 नोट का 2000 रुपया बनता है, 1000 रुपया कैसे हो गया। तो ये भी एक छोटी सी गलती है जो कहीं ना कहीं निर्देशक की आंख से चूक गई। दोस्तों बसंती मंदिर में जाती है पैदल और वीरू उससे बोलता है बसंती आज तुम पैदल ही मंदिर आ गई, लेकिन जब बसंती मंदिर से वापस जाती है तो उसको लेने के लिए उसका टांगा पहले ही वहां पे खड़ा होता है। जब बसंती आई पैदल थी तो उसकी घोड़ी धनों के अपने आप वहां पे पहुंच गई। ये भी एक छोटी सी मिस्टेक है इस मूवी में। अब हम बात करेंगे ठाकुर साहब की, जो एक माने हुए और एक सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन जब उनको अपनी फैमिली के कत्ल का पता चलता है तो वो गब्बर को पकड़ने के लिए अकेले ही घोड़े पे चले जाते हैं, बिना किसी हथियार के, बिना किसी पिस्टल के, बिना किसी गन के। तो हाथ तो उन्होंने गवा नहीं थे, गलती उनकी अपनी थी। हाँ एक चीज और रह गई, जब ठाकुर साहब अपने परिवार के मौत देख के जाते हैं तो मजे की बात है वहां पे 5-6 लाशें पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी भी लाश के ऊपर आपको कोई भी खून का धब्बा या कोई भी बॉडी के ऊपर इंजरी दिखाई नहीं देगी, जबकि गब्बर सिंह ने उन सबको गोली मारकर ही मारा था। तो दोस्तों ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो पारखी और बड़े बड़े निर्देशक और निर्माता की आंख से भी निकल जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना ये पब्लिक है, ये सब जानती है, तो पब्लिक कहीं ना कहीं गलतियां पकड़ ही लेती है। तो हमने भी हंसी खेल में थोड़ी थोड़ी इस पिक्चर में से गलतियां निकाली। वो गलतियां किसी की गलती निकालने के लिए नहीं थी, सिर्फ आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इसी तरह के और एपिसोड देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज फ्रेम के साथ। और अगर आप किसी और पिक्चर के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। मिलते हैं अगली बार किसी और सफर पे किसी और नई मूवी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।